नमस्कार। सवाल तो बनता है में स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। यूपी में सरकार गठन को लेकर के बीजेपी के बड़े बड़े नेता लगातार बैठकें कर रहे हैं और खबर यह है कि योगी सरकार 2.0 के लिए भी चेहरों का प्रारंभिक खाका तैयार हो गया है। अब कैबिनेट में महिलाओं की भागीदारी के साथ युवाओं और अनुभव को रखा जाएगा या इसका संगम देखने को भी मिल सकता है। नई दिल्ली में बुधवार को बीजेपी के यूपी और केंद्र के शीर्ष नेताओं के बीच में मैराथन बैठकें हुई हैं। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के पर्यवेक्षक और गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल सबकी मौजूदगी रही है। अब बैठक के दौरान सरकार के चेहरों पर भी लंबा मंथन चला है। चेहरों के चुनाव के दौरान 2024 के लोकसभा चुनाव के समीकरणों का ध्यान भी रखा जाएगा। लिहाजा विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने पार्टी को जमकर वोट किया है और इसलिए मंत्रिमंडल में उसका भी आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है। बैठक के दौरान चुनाव के दौरान जारी किए गए संकल्प पत्र के बिंदुओं को भी लागू कराने की बात हुई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण 14 दिनों के अंदर गन्ना किसानों के भुगतान की भी बात है, क्योंकि चुनाव के दौरान पश्चिमी यूपी में बीजेपी के सामने कई चुनौतियां थीं। इसलिए सरकार बनने के बाद सिंचाई और मुफ्त बिजली की व्यवस्था भी करनी होगी, क्योंकि इसी वादे के सहारे बीजेपी के नेता किसानों के बीच जा पाए थे। युवाओं के रोजगार का भी एक अहम मुद्दा रहेगा। तो आज हम भी बहस इसी मुद्दे पर करेंगे कि यूपी में आखिर बहुमत के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार के सामने अब चुनौतियां क्या होंगी और किस तरह से इन चुनौतियों से भारतीय जनता पार्टी निपटेगी, क्योंकि जनता ने मैंडेट दे दिया है। अब सवाल मंत्रिमंडल का है कि इसमें किसको तरजीह दी जा रही है, सहयोगियों को साथ लेकर कैसे चलेंगे, साथ ही साथ अब प्रायोरिटी पर यानी कि प्राथमिकताओं पर ऐसी क्या चीजें हैं जो कि सरकार पूरा करने की कोशिश करेगी और उसका जो असर है वो आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। और क्या बहुत जल्द आपको जो तमाम घोषणाएं हैं उनकी सड़क पर उतरती हुई तस्वीरें देखने को मिलेंगी, ये भी अहम सवाल है। तो आज हम भी इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि सरकार के गठन के बाद प्राथमिकताएं क्या होंगी, सरकार में जो मंत्रिमंडल होगा या जो कैबिनेट होगी उसके अंदर किन चेहरों को मौका मिलेगा और क्या इसके सहारे 2024 को भी साधने की कोशिश होगी, सहयोगियों को साथ लेकर के किस तरह से भारतीय जनता पार्टी चलेगी। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। तो योगी आदित्यनाथ के शपथ की तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि होली के बाद आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। यहां पर तैयारियां किस प्रकार की हैं, हमारे सहयोगी ने जायजा लिया है, आइए आपको दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात दूसरी बार भारी जीत के बाद इकाना स्टेडियम में शपथ समारोह में योगी शपथ समारोह में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सहित देश के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। इसमें महिला लाभार्थी भी शामिल किए जाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो लाभार्थी होंगे उनको शामिल किया जाएगा। और जो संकल्प पत्र में जारी किया गया था कि बुजुर्गों को रोडवेज में 60 साल के ऊपर रोडवेज में बस फ्री मिलेगी, वही पेंशन बढ़ाए जाएंगे और किसानों को बिजली में राहत मिलेगी, इंटर पास किए लड़कियों को स्कूटी दी जाएंगी, सहित तमाम जो संकल्प पत्र में बातें रखी गई थी वो शपथ समारोह के बाद उसमें तेजी लाएगी और उस पर अमल में लाने के लिए उस पर कार्रवाइयां बैठकों का दौर शुरू हो गया है, जिसके बाद शपथ समारोह शामिल पूरा होने के बाद उसको अमल में लाया जाएगा, जिससे कि जो भी संकल्प पत्र लाए गए थे उसको पूर्ण किया जा सके। और शपथ समारोह में इसके बारे में सारी बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लोगों को बताया जाएगा और शपथ समारोह में लगभग 70,000 लोग शामिल होंगे। कैमरा पर्सन शमशाद के साथ पंकज मंडल, इंडिया न्यूज, लखनऊ। नहीं है, हालांकि शपथ को लेकर वीवीआईपीओ की लिस्ट भी बनाई गई है। उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो बड़े कद्दावर चेहरे हैं उनको भी आमंत्रित किया जा रहा है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी नेता आपको यहां पर दिखेंगे। शीर्ष नेतृत्व से लेकर के तमाम बड़े दिग्गज चेहरे आपको इस शपथ समारोह में भी नजर आएंगे। लेकिन जो सवाल मैंने शुरुआत में आप लोगों के सामने उठाए कि आखिर प्राथमिकताएं क्या होंगी और इसके अलावा विपक्षियों की जो रणनीति है उसको किस तरह से भारतीय जनता पार्टी साधेगी और साथ ही साथ
सवाल इस बात का भी है कि मंत्रिमंडल के अंदर क्या इस बार जो 2024 के अंदर लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं उनका भी ध्यान रखा जाएगा। बहुत सारे सवाल हैं, जिसी पर चर्चा करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं, चर्चा में फिर आगे बढ़ते हैं। अश्विनी शाही जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अश्विनी शाही जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। मनोज पोरवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। मनोज पोरवाल जी, आपका भी स्वागत है। संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। संदीप त्रिपाठी जी, आपका भी स्वागत। और संजय राणा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजय राणा जी, आपका भी स्वागत है। अश्विनी शाही जी, सबसे पहले मैं आपके ही पास आता हूं। एक तो अभी शपथ ग्रहण को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हैं। एक तो आप लोगों ने वीवीआईपीज की लिस्ट बनाई है, अखिलेश यादव का भी नाम था। आज मैं भी देख रहा था कि अखिलेश यादव ने तो इसी को लेकर के सवाल उठा दिया कि आप इकाना स्टेडियम में शपथ करने वाले हैं, जिसको समाजवादियों ने बनाया। लेकिन प्राथमिकताएं आपकी क्या हैं, कैबिनेट को लेकर के या मंत्रिमंडल को लेकर के जो चर्चाएं हैं, और इसके अलावा अखिलेश यादव ने जो सवाल शपथ को लेकर के उठाया, आपका पहला रिएक्शन अश्विनी जी मैं इसके ऊपर चाहूंगा। आयुष जी, देखिए, मंत्रिमंडल का शपथ होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश में जो संसाधन है उसी का प्रयोग किया जा रहा है। अखिलेश जी यही बातें जो है जनता के समझ में नहीं आई, जो समझाते रहे, और जनता ने उनको नकार दिया कि हमने ये किया, हमने वो किया। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कोई भी मुख्यमंत्री आएगा, कुछ न कुछ काम करेगा, और उसमें अखिलेश जी के समय में अगर वो बना है तो उन्होंने ठीक है भाई। लेकिन अब बार बार घूम कर कहने से उस कुंठा से वो निकल नहीं पा रहे हैं कि जनता ने हमको नकार दिया है और हम अभी भी काम गिनाए चले जा रहे हैं। उनको 3-4 अभी वो ना हाईवे से उतरे हैं, न लंदन से यहाँ आए हैं, न अभी काना से उतरे हैं। जनता ने उनको उतार दिया है कुर्सी से अभी 2017 में। अब शायद वो कुर्सी से नीचे उतरा हुआ महसूस करना चाहिए और फिर से उनको आना चाहिए। मंत्रिमंडल का जहां तक विस्तार की बात है, माननीय मुख्यमंत्रियों के पास, माननीय प्रधानमंत्री के पास ये विशेषाधिकार होता है, कौन कौन रहेगा, कैसे रहेगा। उसमें सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व जो है हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतर तरीके से दोबारा हमको एक योगी 2 मंत्रिमंडल दिखेगा, जो जहां चारों तरफ से जात धर्म पंथ की बात हम न करते हुए हम हर वर्ग हर समाज की बात करते हैं और उनको वहां प्रतिनिधित्व देने की बात करेंगे। महिलाओं का जो वर्ग है, जो आधी आबादी है, जो हमने जात धर्म से हट के बात किया है, एक भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जिसने 2014 के चुनाव के बाद इस जाति धर्म, सब लोग जाति में उलझे रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको तोड़कर इस मिथक को तोड़ा और वर्ग में आए और आधी आबादी हमारे साथ रही और उन्होंने हमको भर भर कर आशीर्वाद दिया। तो उनको भी हम प्राथमिकता देंगे और उनका पहले भी रहा है। और इस बार देखिए, सबसे ज्यादा इस विधानसभा में सबसे ज्यादा उपस्थिति भी महिलाओं की है। लेकिन अश्विनी जी, आपने देखिए ये सारी प्राथमिकताएं तो गिना दी, लेकिन इन सारी प्राथमिकताओं में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ वादे जो आप लोगों ने अपने संकल्प पत्र के अंदर किए थे, जिसमें 14 दिन के अंदर आप लोगों ने गन्ना भुगतान की बात कही, जिसमें आप लोगों ने कहा कि किसानों के लिए आप लोग बिजली के बिल को माफ करने वाले हैं, ये जो आप लोगों की प्राथमिकताएं हैं, क्या ये दिखेंगी शपथ के बाद? क्योंकि विपक्ष इसी को लेकर के बिल्कुल तैयार बैठा है कि जैसे ही आप इन डेडलाइंस को क्रॉस करेंगे, विपक्ष आक्रामक मोड में आपको इस बार नजर आने वाला है। इसको लेकर के तैयारियां क्या हैं और क्या ये प्राथमिकता में है अश्विनी जी? जी, देखिए, अभी से मैं आपको बता दूं, जैसे एक हमने कहा कि 60 वर्ष से ऊपर महिलाओं को बस में फ्री यात्रा, पूरा रोडवेज एकदम से तैयारी कर लिया है और लखनऊ के अखबार एकदम भरे पड़े हैं। आज से नहीं 7-8 दिन पहले से कि उत्तर प्रदेश सरकार में हेडिंग निकलता है अखबारों में, अब आपसे मांगा जाए, महिलाओं से मांगा जाएगा उनका, उससे पूछा जाएगा उनका जन्म तिथि, यानी कि आधार कार्ड या जो भी उनके पास होगा उसमें जो लिखा होगा। तो पूरी तैयारी हो रही है। वो एक वादा था हमारा। जो मुफ्त बिजली की बात है, वो जो हमने वादा किया उसको भी पूरा करेंगे। गन्ना भुगतान सबसे बड़ी समस्या थी, जो सपा सरकार ने अपने समय में पूरा नहीं कर पाए थे वो लोग, उसको भी हमने पूरा करते हुए 150 करोड़ से ऊपर का हमने जो भुगतान किया है इन लोगों को, पूरे प्रदेशवासियों को। और जो चीनी मिले ये भुगतान नहीं दे पाई थी, उनको आरसी काटने का भी काम हमने किया है। उन चीनी मिलों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। और उत्तर प्रदेश में तो हमने जो इन पिछली सरकारों ने गन्ना मिलें बेच दी थी, उसको चालू कराने के बाद कई जगह पर जो है हमने उत्पादन बढ़ाया है। आज हमको गन्ना नहीं, ठीक है, लेकिन अश्विनी जी, मैं ये सवाल इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली बार भी 14 दिन की बात थी, लेकिन पेंडिंग रहा, वो हो नहीं पाया। उसके पीछे के कारण क्या रहे, उसको अब आप लोगों ने किस तरह से आइडेंटिफाई किया है, कैसे आप उस पर काम करेंगे, इस पर हम सबकी निगाहें रहेंगी। मनोज पोरवाल जी, अब मैं आपके पास आऊंगा। समाजवादी पार्टी के नेता होने के नाते आप इसको कैसे देखेंगे? एक तरफ तो शपथ ग्रहण समारोह में अखिलेश यादव जी को इनविटेशन जाता है, लेकिन उसी समय अखिलेश यादव जी ये बात कहते हैं कि इकाना स्टेडियम में जहां पर ये शपथ ग्रहण होने वाला है वो तो समाजवादियों ने बनाया। एक तो इस तरह का सवाल शपथ ग्रहण को लेकर के, या उस समय इस बातों को कहने का क्या तात्पर्य?
और दूसरा विपक्ष के नेता होने के नाते आप लोगों की भूमिका अब इस समय क्या है और किस तरह से आप लोग मजबूत विपक्ष होने की अपनी जो एक दस्तक है वो दिखा पाएंगे, या जमीन पर वो हमको दिखेगा या नजर आएगा, इसको आप लोग कैसे इंश्योर करेंगे? आपका रिएक्शन मैं इसके ऊपर चाहता हूं मनोज जी। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को, आपके मीडिया से जुड़े हुए सभी लोगों को। आपका सवाल है कि उसी जगह शपथ ग्रहण हो रही है जहाँ समाजवादी पार्टी ने बनाया, तो मेरा मानना है कि काम बोलता है। अगर उस जगह का जब भी नाम चलेगा, जनेश्वर मिश्रा जो भी पार्क बने हैं, तो उसमें निश्चित ही उस जिन्होंने बनाया है उसका नाम लिया जाएगा। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि अखिलेश जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि उसी जगह शपथ ग्रहण हो रही है जहां समाजवादी पार्टी बनाया है, तो उसके मानने में बुराई क्या है? नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन भाई देखिए, सरकारें इसीलिए चुनी ही जाती हैं कि आप लोग प्रदेश या जनता के हित में काम करें। कल को अगर ये कहने लग जाए भारतीय जनता पार्टी वाले कि साहब ये पूर्वांचल एक्सप्रेस तो हमने बनाया, अब अखिलेश यादव जी इस पर क्यों चल रहे हैं, तो ये आपको भी बुरा लगेगा ना। भाई सरकारें इसीलिए चुनती है, वो जनता का पैसा, उसके लिए आपने किया, बहुत अच्छी बात है। इससे कौन इनकार कर रहा है कि वो आपने नहीं बनाया? अगर ये कह रहे हो कि आपने नहीं बनाया तो आप ये सवाल खड़ा कर सकते थे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा कि उसमें शपथ ग्रहण समारोह नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा ये सपा का बनाया हुआ है, ये तो कहा है, ये तो नहीं कहा कि उसमें कार्यक्रम ना करिए, उसमें शपथ ग्रहण ना करिए। अगर हम लोगों ने जो भी, जैसे हमने सपा ने बनाया है, इसको सिर्फ सपा ने दिया, तो इसका वो नहीं कोई चलेगा, चलेंगे सभी लोग, कार्यक्रम सभी होंगे। लेकिन ये कहना कि जो है कि हमारा काम बोलता है, तो काम तो बताना पड़ेगा किसने कराया है। तो अभी तक मतलब आप ये मानते हैं कि लोगों को नहीं पता, इसलिए अखिलेश यादव को जरूरत पड़ी ये बताने की कि यहाँ पे शपथ ग्रहण हो रहा है? नहीं, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे इसका मुझे बहुत बड़ा है, कौन पार्क किसने बनवाया, कौन स्टेडियम किसने बनाया है, ये नहीं जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। चलिए, उसके लिए भी आपको भारतीय जनता पार्टी की जरूरत पड़ रही है। अगर शपथ ग्रहण नहीं होता तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जान ही नहीं पाते प्रदेश के अंदर कि आपने बनाया, इसीलिए तो आपका काम नहीं बोल पाया, क्योंकि आप पहुंचा ही नहीं पाए। मुझे तो लगता है कि सबको पता है कि वो अखिलेश यादव जी ने बनाया, लेकिन आप खुद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते कह रहे हैं कि नहीं, प्रदेश में नहीं पता, इसलिए अखिलेश यादव जी ने बोल दिया। मेरा एतराज केवल इस बात पर था कि इस समय, ऐसे समय पे जब शपथ ग्रहण में आपको बुलाया जा रहा है, तो ये स्थान को लेकर टीका टिप्पणी क्यों? कल को ये भी कहेंगे कि आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे मत चलिए क्योंकि हमने बनाया, या आपको याद दिला देंगे कहीं। संदीप त्रिपाठी जी, कैसे देख रहे हैं? एक तो विपक्ष की भूमिका इस समय, और दूसरा कांग्रेस ने भी, अभी हम लोगों ने देखा कि बड़े परिवर्तन हुए, प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा गया, अजय कुमार लल्लू ने भी अपना इस्तीफा दे दिया, लेकिन विपक्ष में कांग्रेस को आप किस तरह से देखते हैं? और इसके अलावा इस समय प्रदेश के अंदर जो राजनीति हो रही है उस पर भी एक टिप्पणी मैं आपकी चाहूंगा, क्योंकि शपथ ग्रहण से पहले ही अखिलेश यादव सवाल खड़े कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी प्राथमिकता के साथ ये कह रही है कि हम इस पर आगे बढ़ने वाले हैं। आपका एक रिएक्शन चाहता हूं मैं। देखिए अभी पहली बात तो कोई भी सरकार अगर कोई काम करती है तो वो जब काम कर चुकती है तो सार्वजनिक हो जाता है, वो किसी का नहीं रहता। हाँ, लेकिन बताना जरूरी है, इसलिए कि भाजपा को शौक होती है दूसरे के बेटे को अपना बेटा कहने में उन्हें बहुत अच्छा लगता है। एक उदाहरण आप समझिए, यदि ये तस्वीर लेकिन ये नहीं बताया कि वो जो फिल्म जो दिखाई गई है, जब कश्मीरी पंडितों ने तस्वीर छोटा की थी, ये बताना भूल जाते हैं। ये बताना भूल जाते हैं कि 17 मोदी की फोटो अपनी फोटो पहली बार लग रहे हैं, पहली बार फिल्म देखने लग रहे हैं। तो ये ऐसा एटमॉस्फेयर भाजपा ने बनाया है, उसके बाद ये जरूरी हो जाता है चीजें कोई भी सरकार। अब आप विपक्ष का एजेंडा क्या होगा? का एजेंडा ये होगा कि आपने पिछली सरकार में जो वादे किए थे आपने नहीं पूरे किए, आप सत्ता में आए, लेकिन वो वादे, वो बातें, वो जो है सवाल, वो कहा गया, वो पूछा जाएगा, कहा गया पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा पहले कहा था आपने रोजगार देने का 7 लाख, क्या हुआ उसके? महिलाओं के अपराध घटता है तो आज उत्तर प्रदेश नंबर पर है महिलाओं के अपराध, इनसे बार-बार पूछेंगे जब तक उसमें जो है कोई उचित कार्रवाई नहीं करते हैं। और हम ये पूछेंगे कि जांच देखकर ये बुलडोजर जो चलता है, और एक सवाल का वोट तो लेते हैं, सवर्ण आयोग का गठन आप कब करेंगे? सवर्णों के नाम पर बनाते हैं, उनको पूरे वोट ले जाते हैं, तो उनके सामने गिराते भी हैं, और उनको वो सब कुछ भूल कर आपके साथ भी आता है, तो आप उनके भले के लिए सवाल आयोग का गठन कब करने वाले? ये सारे सवाल विपक्ष के रहेंगे, भारत को जवाब देना पड़ेगा।
चलिए संदीप जी, आपसे मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं अपने जो भी मेरे मेहमान जुड़े हुए हैं, अगर किसी ने स्पीकर अपना ऑन कर रखा है तो उसको थोड़ा बंद कर ले। मुझे लग रहा है शायद इसलिए डिस्टर्बेंस हो रहा है। मैं जिससे सवाल पूछ रहा हूं वो अपनी ऑडियो को अनम्यूट रखे बस। संजय राणा जी, मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि एक तो विपक्ष की भूमिका ये बड़ी महत्वपूर्ण है और दूसरा ये है कि अब तो सत्ता में आ गए हैं, अब शपथ ग्रहण भी होना है, लेकिन प्राथमिकताएं आपके हिसाब से आपको क्या लगता है क्या होनी चाहिए और फोकस इस समय सरकार का क्या होना चाहिए? आपका रिएक्शन मैं इसके ऊपर चाहूंगा। आयुष जी, देखिए, इस प्रश्न को मैं दो भागों में इसका उत्तर देना पसंद करूंगा। एक होता है विपक्ष, दूसरा होता है कि सरकार की प्राथमिकताएं, उनकी प्रायोरिटीज और जो फोकस एरिया होगा। देखिए, सरकार ने अपने टिकट वितरण हुआ था, इन्होंने बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव करके टिकट वितरण किया। तकरीबन इन्होंने 65 वकीलों को दिया था, उसके बाद डॉक्टर्स को दिया था, उसके बाद MBS को दिया था, उन्होंने IPS को भी दिया है। तो बड़ा ही जो इनका टिकट वितरण है बड़ा ही स्ट्रेटेजिक तरीके से किया गया है। और प्राथमिकताएं मेरे हिसाब से एजुकेशन बहुत बड़ी प्राथमिकता उत्तर प्रदेश में होगी, दूसरी प्राथमिकता महिलाएं होंगी, तीसरी प्राथमिकता रोजगार होगी, चौथा हमारे किसान भाई होंगे। 4 प्राथमिकताएं तो सरकार के सामने एकदम सामने मुंह आई खड़ी है और इस पर वो एक्शन भी लेंगे। अब आते हैं विपक्ष की तरफ। देखिए, विपक्ष को जब इनविटेशन मिला है, हमें वार्म वेलकम करना चाहिए, विपक्ष को वार्म वेलकम करना चाहिए। इस तरह के जो अखिलेश यादव जी ने से ऐसे परिपक्व और मैच्योर नेता से इस इमेच्योरिटी वाला कमेंट नहीं देना शोभा देता है। क्योंकि देखिए, ऐसा अगर सब लोग बोलें कि भाई आज़ादी के बाद तो कांग्रेस ने सब कुछ काम किया था, चाहे रोड बनने चाहे बिल्डिंग बने, फिर कांग्रेस वाले बोलेंगे तुम मेरी रोड पे चल रहे हो, ये तो बड़ा इनमेच्योर हो जाता है। और रहा विपक्ष की भूमिका, मुझे नहीं लगता कि विपक्ष इतना, देखिए सीट पाना एक होता है, विपक्ष की स्ट्रेटजी क्या होती है वो दूसरा मुद्दा होता है। तो अखिलेश यादव जी जो हैं वो लखनऊ से, यानी प्रादेशिक राजनीति छोड़ करके वो देश की राजनीति MP का रखेंगे और MLA का अपना उन्होंने छोड़ दिया। हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली इस पे काम होगा। विपक्ष का जो रोल होना चाहिए सरकार को घेरने का, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने का, उतना हो पाएगा, क्योंकि सारे बड़े नेता कहीं ना कहीं बाहर हैं। चाहे वो कांग्रेस पार्टी देख लीजिए, अब प्रियंका गांधी की स्ट्रेटजी क्या होगी वो आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि इनके 2 ही विधायक हैं, ज़्यादा कर पाएंगे नहीं। जो 122 विधायक के नेता थे वो तो प्रदेश छोड़ करके दिल्ली आ गए। तो हमें ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में 2 ही तरह की चीज़ें होती है, आप तो सत्ता में है तो सत्ता चलती है, विपक्ष तो मुझे कभी दिखता नहीं है। और विपक्ष में कभी स्ट्रेटजी नहीं होती है कैसे सरकार को घेरना है और कैसे सरकार से काम कराना है। चलिए, अमित पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में। अमित जी, आपसे भी मेरा यह सवाल है, एक तो अभी सत्ता पक्ष के सामने चूंकि प्रचंड बहुमत तो मिला, लेकिन चुनौतियां तो निश्चित तौर पर रहती हैं। सत्ता जिसके पास है उसके ऊपर लोगों की निगाहें भी हैं। प्रायोरिटी आपको यहां से क्या दिखती है और विपक्ष की भूमिका को इसके बीच में आप किस प्रकार से देखते हैं? आपका रिएक्शन चाहता हूं अमित जी। अमित जी, आप अपनी ऑडियो अनम्यूट कर लें। हाँ, आयुष जी, आवाज आ रही है? जी जी जी। हाँ, जो सरकार की प्राथमिकता है, सरकार ने अपना पूरा एजेंडा पहले दिन से क्लियर कर दिया है। देखिए, चुनाव लड़ते समय शुरुआती दौर में योगी जी का अनुभव कुछ कम था, लेकिन यहाँ आते आते उनके पास पर्याप्त अनुभव है चीजों को एग्जीक्यूट करने का। जो चीज जिस भी क्षेत्र में कमी रह गई है, हम जहां तक समझते हैं कि वो उन सारी चीजों को अपनी प्राथमिकता में लेंगे। सरकार के पास क्योंकि 2024 का भी प्रेशर है और सिर्फ हमारे सरकार के पास जो है 16 महीने का समय होगा, तो एग्जीक्यूशन बहुत बड़ा पार्ट होगा इस सरकार के लिए। एक प्रकार की बड़ी जिम्मेदारी है उनको, अपनी अन्न योजना को लेकर के, अपनी अन्न वितरण योजना को लेकर के, बाकी जो प्रशासनिक है उसको, लॉ एंड ऑर्डर को, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सरकार से जो चीज छूटी रह गई है, मुझे लगता है कि सरकार उसको पहली प्राथमिकता पे लेगी, क्योंकि पीछे का जो 2 साल उनसे कोरोना काल में मिस कर गया, जिसको मुख्यमंत्री जी ने भी अपने तमाम उद्घोषण में बार बार कहा कि हमको सिर्फ जो है 2 साल हमारे कोरोना में चले गए, हमें जिस तरीके से डेवलपमेंट करना चाहिए था हम नहीं कर पाए। तो ऐसा लगता है कि इन सारी बातों को जब भी वो ध्यान देंगे तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जैसे ही वो रफ्तार पकड़ेगा तो बेरोजगारी की समस्या अपने आप स्वतः धीरे धीरे कुछ कम होने लगेगी। लॉ एंड ऑर्डर पे सरकार ने अच्छा काम किया है, उसे कंटिन्यू करना है, वो वैसे ही कंटिन्यू रहेगा। मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा वो डिसाइडेड है। पहले जो महत्वपूर्ण मंत्री थे वो लगातार कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि सरकार के ऊपर किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। तो इन सारी बातों को देखते हुए सरकार के लिए केवल वर्क एग्जीक्यूशन ही महत्वपूर्ण ज्यादा रह जाता है, और उसमें जो चीजें छूट गई हैं, जो उनसे रह गई हैं, वो उस पर फोकस्ड होंगे और उसको फोकस तरीके से करेंगे, और करना भी चाहिए। अब रही बात विपक्ष की,
विपक्ष में अखिलेश यादव, जो अभी जैसा राणा साहब कह रहे थे कि उन्होंने अपनी सीट छोड़ने का निर्णय लिया है और वो दिल्ली की पॉलिटिक्स करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जिस तेजी के साथ, जिस संघर्ष के साथ वो सत्ता पाना चाह रहे थे और वो उससे दूर जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनको अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाना था, अपनी पार्टी के लिए संघर्ष करना था, तो यहां रह करके जो सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र दिया है, उसको वो भी प्रयास करे लागू कराने का, एक अच्छा विपक्ष के रूप में भूमिका निभाएं अपनी, तो ज्यादा बेहतर होता उनके लिए। इस तरीके से दिल्ली जाना कोई बहुत अच्छा कदम तो नहीं कहा जाएगा। और दूसरा, जो अभी उन्होंने ट्वीट किया कि ये हमारा है, तो ये तो वो पहले दिन से कह रहे हैं कि जितना भी भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है वो सब हमारा ही किया हुआ है, चाहे वो एक्सप्रेस वे की बात करते हो और चाहे स्टेडियम की, चाहे पुलिस मुख्यालय की। तो विकास के मामले में इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि अखिलेश यादव ने कुछ अच्छा करके दिखाया था, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पे उनकी सरकार फेल हुई थी, वो उस पे बात नहीं करते हैं। तो अब इन सब बातों का कोई मतलब रह नहीं जाता है। अब सारी की सारी प्राथमिकता, अगर विपक्ष की हम बात करें, तो केवल और केवल ये है कि किस तरीके से जनहित के कामों को तेजी से सरकार करे, इसके लिए वो कितना दबाव बना सकते हैं, इसके लिए क्या कर सकते हैं, इस पे फोकस करें। बिल्कुल नहीं, अमित जी एक टिप्पणी मैं आपकी और चाहूंगा, उसके बाद मैं उसके बाद अश्विनी जी का मैं रुख करता हूं। अमित जी, चूंकि आपने अभी, जब मैंने आपसे सवाल पूछा तो आपने कहा कि देखिए जो बड़े चेहरे हैं उनको एक बार दोबारा से लाएंगे, चूंकि कोई इस तरीके का कोई एलिगेशन लगा नहीं जब सरकार चलती रही। लेकिन जब दो बड़े चेहरों को हम लोग देखते हैं, एक तो योगी आदित्यनाथ अपनी सीट जीत गए हैं, उनके नाम पे चुनाव लड़ा गया, निश्चित तौर पर वो मुख्यमंत्री के तौर पर एक चेहरे हैं। लेकिन दोनों डिप्टी सीएम, एक तो दिनेश शर्मा को हम लोग देखते हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा नहीं, केशव प्रसाद मौर्य ने चुनाव लड़ा, वो चुनाव को हार गए। क्या ये जो दो उप मुख्यमंत्री वाली जो हम लोगों ने पिछली बार सिचुएशन देखी थी, क्या उसमें कुछ तब्दीली आपको लगता है कि हो सकती है, या फिर वो रिपीट हो सकते हैं, कोई एक बदल सकता है, इसको आप कैसे देखेंगे? देखिए, दोनों ही लोग जो है परिषद के माध्यम से सदन में आए थे। ऐसी स्थिति में उन्हें कंटिन्यू करना, क्योंकि सरकार का फेल्यूर या सरकार किसी भी तरीके से बैकफुट पे नहीं, उसको बदलने के लिए किसी प्रकार का दबाव नहीं। केशव मौर्य जी का जो जातीय समीकरण है, उसके आधार पर उनको कंटिन्यू करना सरकार के लिए जरूरी भी होगा, महत्वपूर्ण भी होगा, और चुनाव को देखते हुए भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसलिए केशव मौर्य जी का ड्रॉप करना, मुझे नहीं लगता कि सरकार इस विषय पे कोई भी विचार करेगी। और दिनेश शर्मा जी का कार्यकाल ठीक रहा है। दिनेश शर्मा जी के बारे में चर्चा जरूर है कि वो संगठन में जा सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता नहीं है, उन्हें भी कंटिन्यू किया जा सकता है। अश्विनी जी, अब मैं आपके पास आता हूं। देखिए, एक तो राजनीतिक विश्लेषक, दूसरा वरिष्ठ पत्रकार, उन लोगों ने अपना अपना आकलन रखा कि आप लोगों की प्राथमिकताओं में अब ये सारी चीजें होनी चाहिए या रिफ्लेक्शंस दिखेंगे। एक तो वो, और दूसरा ये कि क्या 24 की वजह से भी अभी ये सारी प्राथमिकताएं आप लोग और फोकस होकर करेंगे? और विपक्षियों ने जो सवाल यहाँ पर खड़े किए उस पर भी आपका रिएक्शन। देखिए, देश में चुनाव तो हर बार होते रहते हैं। अभी इस साल के अंत में भी चुनाव है, तो भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है कि एक चुनाव खत्म करके हम पूरे देश में फोकस करते हैं। हमारा तो पूरा शीर्ष नेतृत्व से लेकर और नीचे के लोग, क्योंकि संगठन में सबसे बड़े हम हैं, तो कहीं ना कहीं हम काम ही करने के उसमें रहते हैं। आने वाले दिनों में जो भी चुनाव होगा उसकी तैयारी हम करेंगे। लेकिन नहीं, लोकसभा चुनाव का मैंने इसलिए जिक्र किया क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण स्टेट उत्तर प्रदेश है, 80 सीटें हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश पर विशेष फोकस दिखेंगी। वो रिफ्लेक्शन, या उसको हम लोग चाहे मंत्रिमंडल के साथ जोड़ें या फिर हम लोग उसको आपके एग्जीक्यूशन के साथ जोड़ें, क्या वो रिफ्लेक्शन वो प्राथमिकताओं पर है आपकी? अश्विनी जी, देखिए, एकदम प्राथमिकता में हर चीज रहती है। आपने माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण, आपको शायद याद होगा, उन्होंने कहा था ये बात, जीतने के बाद कार्यालय पर भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा था जब हम लोग 19 का चुनाव जीते तो लोगों ने कहा क्या हुआ, ये तो 17 में ही तय हो गया था। तो आज जो है ये 22 में ही तय हो गया कि 24 में क्या होने वाला है। हमको बहुत स्पष्ट तरीके से, जैसे घोड़े के आंख पर ये रहता है, उस तरीके से सीधा देखते हुए हमको अपने विकास के एजेंडे को और हमने जो जनता से वादा किया है, हम उस पर पूरा फोकस करने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो परियोजनाएं हमारे समय में अधूरी रह गई हैं, प्राथमिकता है उसको पूरा करने की। जो नई परियोजनाएं हमारे हैं, जैसे कि अभी चुनाव हुआ, खत्म हुआ, एक घोषणा हो गई, गोमती जो है एक एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है। तो ये नई नई चीजें जो है हम बनाने की बात कर रहे हैं। पहले ही पास थे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का बचा हुआ काम पूरा करना है हमको। किसानों पर पिछली बार हमने रबी की खरीद जो है और खरीफ की खरीद जो है रिकॉर्ड स्तर पे किया है यहाँ उत्तर प्रदेश में एमएसपी पर, उसपे हमको ध्यान केंद्रित करना है। बिजली हम बेहतर तरीके से दे रहे हैं। अब जिला पूछकर बिजली नहीं आती है, उस पर अगर कहीं कोई कमी है वो भी ध्यान देना है। तो हमारी प्राथमिकताएं बहुत ही
बेहतर है, विकास पर भी ध्यान देना है और समाज पर भी ध्यान देना है। हम आज कोई भी किसी के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं। जैसे हम आज दूसरे जो बीमारू राज्य हुआ करता था, ये आज इकोनॉमी में दूसरे नंबर पर आकर खड़ा हो गया है। ये किसकी देन है? ये भारतीय जनता पार्टी के कर्मयोगी मुख्यमंत्री की देन है। आज के पहले सब लोग बीमारू हमारा है कह तो रहे हैं, ये ओछी राजनीति का द्योतक है कि हमने ये बनाया, हमने वो बनाया। आपने एयर स्ट्रिप भी तो सैफई में बनवाया था, बाकी पूरा प्रदेश आपको नहीं दिख रहा था कि आपको एयर स्ट्रिप बनवाना है और जहाज चलवाना है। इन लोगों ने वो भी काम किया था। कितने 100 करोड़ का बजट होता था जो वहां पर मेला लगता था, जो नृत्य होता था वहां, उस पर किसी ने कभी अखिलेश जी ने नहीं बोला। सैकड़ों करोड़ का बजट होता था, आज वो विकास के कामों में लगाया जा रहा है। तो इस तरीके की योजनाएं हैं और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के एजेंडे में है, हमको उत्तर प्रदेश को खुशहाल प्रदेश बनाने की तरफ अग्रसर करना है। और इसको आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश किस तरीके से अपनी बेहतरी की तरफ जा रहा है। मनोज पोरवाल जी, देखिए यहां पर जो सवाल उठा वो बहुत गंभीर है। एक तो अखिलेश यादव जिस इंटेंसिटी के साथ हमको दिखे इस बार विधानसभा के चुनावों में, उसका नतीजा यह था कि आप लोग एक विपक्ष, सशक्त विपक्ष की भूमिका में दिखे। लेकिन अब वो यहां से अगर दिल्ली की पॉलिटिक्स को करना शुरू कर देंगे, करहल की सीट को छोड़ देंगे, आजमगढ़ की अगर वो लोकसभा की सीट को रखेंगे, तो फिर विपक्षी दल के नेता के तौर पर वो कैसे इस लड़ाई को लड़ पाएंगे? और उससे अगर उनका कनेक्शन धीरे धीरे टूटता जाएगा तो फिर उसका रिफ्लेक्शन 24 में भी दिखेगा और फिर 27 में भी आपको एक बार नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ये जो फैसला आप लोगों के द्वारा लिया जा रहा है, इसके पीछे का आधार क्या है? आपको नहीं लगता कि कम से कम अखिलेश यादव को तो रहना चाहिए विपक्षी के तौर पर और यहां पर जो मुद्दे हैं उनको उठाना चाहिए? उत्तर प्रदेश का चुनाव समाप्त हो चुका है। अब चुनाव 18 महीने बाद राष्ट्रीय भारत का चुनाव होगा, प्रधानमंत्री जी का चुनाव होगा। और मैं समझता हूँ कि भारत की राजनीति में आज की तारीख में अखिलेश जी की बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि गठबंधन बनेगा। गठबंधन में कई प्रदेश ऐसे हैं जिसमें एक लोगों जैसे आपका बंगाल है, बिहार है, हरियाणा है, दिल्ली है, पंजाब है, यूपी है, इसका गठबंधन बनेगा। अब देखें ना कई प्रांतों का, और इसमें अखिलेश जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनकी महती भूमिका होगी, और इसलिए उनको यहाँ पे जाना बहुत आवश्यक है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी में कई इतने अनुभवी नेता हैं, बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं जो उत्तर प्रदेश को संभाल लेंगे, विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छे से निर्वाह करेंगे। उन्हें 25-30 साल का अनुभव है। जो उत्तर प्रदेश में हमारे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो उत्तर प्रदेश संभाल लेंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सोचा है कि हमें सेंट्रल में जाना है, तो उन्हें बहुत ही कोई बड़ी सोच के साथ सोच के ये सोचा होगा कि हर कीमत 2024 में एक बहुत अच्छा, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ना है भारत के। चलिए संदीप जी, चूंकि विपक्ष के तौर पर जब आप लोगों को भी और कांग्रेस पार्टी को भी हम लोग देखते हैं, तो अभी यहाँ पर देखिए ये बात संजय जी ने भी कही कि देखिए 2 विधायक हैं, तो आपके, दूसरा ये है कि आपके जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनसे तो आपने इस्तीफा ले लिया, अब नया चेहरा क्या, उसको लेकर के भी अभी हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। और दूसरा ये है कि आपके बड़े चेहरों के तौर पर जब हम देखते हैं तो प्रियंका गांधी को तो मैं पिछली बार लोकसभा चुनावों के बाद से देख रहा हूं कि वो उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली हैं, वो लखनऊ में रहने वाली हैं, न जाने कितनी खबरें आई, लेकिन वो रही नहीं वहां पर। और अगर इस बार भी वो यहां पर अपना डेरा नहीं डालेंगे तो फिर आप कैसे इस भूमिका में आएंगे, कैसे विपक्ष की भूमिका को आप निभा पाएंगे और कैसे आप कांग्रेस पार्टी को ऊपर ले जा पाएंगे? ये सवाल आपके लिए भी है संदीप जी। एक बात से मैं अपनी बात स्टार्ट करूंगा। उड़ने के लिए हवाओं की नहीं, पंखों की जरूरत होती है, और किसी लड़ाई को जीतने के लिए संख्या की नहीं, हौसले की जरूरत होती है। तो कांग्रेसियों के हौसले बुलंद हैं। हम मानते हैं कि जनता ने हमें जो है अपना आशीर्वाद नहीं दिया, लेकिन फिर भी आप देखिए कि अभी समीक्षा बैठक हुई, प्रियंका जी भी नहीं आई थी, सिर्फ सहप्रभारी आए थे, और जितने भी प्रत्याशी थे उसमें से 95% से ज्यादा प्रत्याशी वहां पर उपस्थित थे। और जिस प्रकार से, जिस जोशो खरोश के साथ जो है हम 2024 की तैयारी उसी दिन से लग गए, वो कहीं ना कहीं ये पहले कांग्रेस में नहीं होता रहा है। मैं बहुत दिन से कांग्रेस की पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। जो जोश, जो जज्बा हमने ये देखा है प्रियंका जी के नेतृत्व में और उनके आने के बाद जो देखा है। अब रही बात, अब आप कह रहे हैं रहने की, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि लखनऊ में उन्होंने आवास बहुत पहले ले लिया है, चुनाव के पहले से। उसके पहले मैं रहने की बात कर रहा हूँ, वो कितने दिन रहती हैं यहाँ पे, मेरा सवाल इसका है। अच्छा ये बताइए कौन सा नेता कंटिन्यू रहता है? आपने रहने की बात की, यही तो मैं सवाल कर रहा हूँ ना, अखिलेश यादव जी को लेकर के भी मैंने सवाल पूछा। तो और एक सुन तो लीजिए, और एक बात जो महत्वपूर्ण बात है वो छूट जाएगी, जो है भाई जिस पार्टी के साथ आप लोगों की लड़ाई है
वो पार्टी का नेता तो वहां रहता है ना, इसलिए मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं। जी, मोदी जी बनारस कितने बार गए वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। बहरहाल मैं जो कहना चाहता हूँ वो आप लेकिन संदीप जी, वो जितनी बार गए उतनी बार कोई भी नहीं गया अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, कोई प्रधानमंत्री तो कम से कम नहीं गया। कोरोना काल में 2 साल पूरा कोई नहीं गया, बिल्कुल सही बात है, मोदी जी नहीं गए। तो कोरोना काल में प्रियंका गांधी कितनी बार आई, चलिए ये भी बता नहीं दीजिए, गए थे। आप बता दीजिए ना कितनी बार प्रियंका देना गांधी। चाह रहा हूँ आयुष जी, अगर आप दे तो मौका। सांसद है क्या? आप बताइए वो कौन सी जनप्रतिनिधि है? पार्टी के लिए अरे भाई, responsible है। आपकी पार्टी के नेता तो है ना, महासचिव तो हैं कांग्रेस पार्टी की, भाई आती कम से कम कार्यकर्ताओं को एकत्रित करती कि चलिए ठीक है ये नहीं कर रहे हैं, आप ही लोग करिए। आप डाइवर्ट कर दिए, मैं जो कहना चाह रहा था वो छूट जा रही बात। लेकिन आप बताइए ऑक्सीजन मैन की इस कोरोना काल में उपाधि किसको मिली? बी श्रीनिवासन कौन है? वो हमारी पार्टी के यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो आप ये नहीं कह सकते यार, इस कोरोना काल में जितनी मदद हमने पत्रकार मैं बंधुओं प्रदेश से की बात लेकर- कर रहा हूं और आप, चलिए ठीक है, आपका आप उस चीज को सिर्फ इस तरह से डिफेंड कर रहे हैं कि उन्होंने बंगला ले लिया। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर प्रदेश में आप कह रहे हैं कि आप एक मजबूत विपक्ष के तौर पर रहने वाले, तो कम से कम ग्राउंड पर आपको रहना तो चाहिए ना। बिल्कुल वो है। यही आगे मैं क्या कहना चाहता हूँ वो तो सुन लीजिए। पिछले आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश के पूरे 5 साल के विपक्ष में कांग्रेस और प्रियंका जी के अलावा कौन विपक्ष की भूमिका अदा किया? आज अखिलेश जी फिर भाग जा रहे हैं। बताइए, जिसने सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी, जिसको आप कह रहे हैं अजय कुमार लल्लू, उनके ऊपर तो सबसे ज्यादा मुकदमे हुए कोरोना काल में। कितनी बार मैंने खुद देखा कि भाई चलिए ठीक है, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे वो, आपने उनका तो इस्तीफा मांग लिया। देखिए उसमें भी मैं जवाब दे रहा हूँ, पूरी बात हो जाएगी। आप कानपुर से नागपुर, नागपुर से कानपुर ले जाएंगे तो बात रह जाएगी, दसों तक बात रह जाएगी। तो चलिए ठीक है, आप अपनी बात रख लीजिए। हाँ ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आपने जो बात कही, तो प्रियंका जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका अगर किसी ने अदा की तो कांग्रेस ने अदा की। चाहे वो उम्भा की घटना हो, हाथरस की घटना हो, गुड़गांव की घटना हो, सीतापुर की घटना हो, लखीमपुर की घटना हो, उन्नाव की घटना, कोई भी घटना आप देख लीजिए। विपक्ष का रोल अगर किसी ने अदा किया तो प्रियंका जी ने अदा किया। अखिलेश जी, आप एक प्रोग्राम बता दीजिए, एक रैली बता दीजिए जो उन्होंने चुनाव के पहले जनता की आवाज उठाने के लिए की हो, नहीं की होगी। समाजवादी कार्यकर्ता मार खाते रहे बेचारे, जो पंचायत चुनाव हुआ वो बेचारे लाठी खाते रहे, लेकिन कहीं पर एक जगह संवेदना जताने भी नहीं पहुंची। आज उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली, वो कहां भाग के जा रहे हैं? अब अभी उत्तर प्रदेश तो जिताया है, अब मोदी जी को जिताने कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। अरे महाराज, आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जनता ने आपको इतना जो है विधायक दिया है, इतना मत दिया है, 32% वोट आपको मिला है, आप भाग के जा रहे हैं दिल्ली। तो ये इस तरीके से भागने से आज सपा का आने वाले समय में, आज मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, सपा का आने वाला समय में वही हश्र होने वाला है जो बसपा का हुआ है। आप देखते रहिएगा, ये जो अभी तक इन्होंने भाजपा के साथ हेड और टेल वाली पॉलिटिक्स की है ना, जिस तरीके से जाति और धर्म की राजनीति को सहभागिता दर्ज की है, उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश की जनता में कहीं ना कहीं जागृति आई है। कुछ परसेंट हो सकता है, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। आने वाले समय में महिलाओं के मुद्दे पर चुनाव होगा, युवाओं के मुद्दे पे चुनाव होगा, किसानों के एमएसपी और उनके अधिकारों पर चुनाव होगा। 22 का चुनाव तो प्रियंका जी के नेतृत्व में था ना उत्तर प्रदेश के अंदर। 22 का चुनाव तो प्रियंका जी के नेतृत्व में था ना उत्तर प्रदेश के अंदर। जी बिल्कुल था। वो कहा कह रही हो, तो फिर इस्तीफा अजय कुमार लल्लू का क्यों लिया? ये इसका भी मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए उत्तर प्रदेश के चलिए ठीक है संदीप जी, मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, यही आत्मावलोकन करना है आप लोगों को, जिसको आप लोग करते नहीं है। भाई नेतृत्व उनका है, इस्तीफा किसी और का लेंगे, फिर आप कहेंगे जनता आप पे भरोसा नहीं करती है। राजस्थान का चुनाव हारे, बताइए कौन सा इस्तीफा हुआ? भाजपा हारी ना, मोदी जी इस्तीफा दिए क्या? एमपी चुनाव हारे, इस्तीफा दिए क्या? जिसके नेतृत्व में लड़ रहे थे योगी आदित्यनाथ चेहरा थे ना, अगर वो हार जाते तो उनसे इस्तीफा ले लेते। संजय राणा, स्वतंत्र देव सिंह का इस्तीफा ले लेते। जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे उनसे तो लेंगे ना। प्रियंका गांधी भाई महासचिव है, उनके ऊपर जिम्मेदारी थी, तो कम से कम लेते तो जिम्मेदारी तो लेती, जिम्मेदारी तो ले लेती, बगावत हुई कहीं क्या? जिम्मेदारी तो ले लेते कि उत्तर प्रदेश में जो हुआ भाई अजय कुमार लल्लू का इस्तीफा ले लिया। चलिए ठीक है संजय राणा जी, चलिए एक सेकंड, अरे अश्विनी परिवार की पार्टी है, ठीक है, अब आपके पार्टी के लोग कह रहे हैं, उनकी पार्टी कह रहे है, हैं। ठीक है अश्विनी एक सेकंड, संजय राणा जी। 399 में 387 की जमानत जब्त होती है आपके प्रत्याशियों की। चलिए ठीक है संजय राणा जी, चलिए ठीक है, आप सुन ले, आप थोड़ा सा सुने। हाँ संदीप जब सुने, ठीक है संजय जी। देखिए भाजपा के लोग तो नहीं करेंगे।
और अगर लल्लू जी से इतना प्रेम था तो उनके तो आप खिलाफ क्यों तय क्यों कर रहे हैं कि करते? मोदी जी ने इस्तीफा भाजपा दिया के कि नहीं लोगों को दिया? जितना प्यार आप करता है क्यों तय कांग्रेस कर के रहे हैं भाई कि नेताओं मोदी जी ने पर, इस्तीफा दिया कि नहीं आरपीएन सिंह दिया? इनके रिश्तेदार हो जाते हैं, ज्योतिराज सिंधिया रिश्तेदार हो जाते हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी डुगडुगी बजा रहे हैं, ब्राह्मण नेता कांग्रेस से जाकर जितिन प्रसाद बन जाते हैं। आप क्या बात करते हैं? मतलब देखिए, आप ऐसा भाई है हम कि कह तो रहे हैं आयुष जी, चलिए ठीक 399 है में संदीप जी, आप सुनिए, ठीक है। 387 अरे की अश्विनी जी, जमानत अश्विनी जी, जब हो अश्विनी जाती भाई, है, उसकी अश्विनी जी आप सुन लें, ठीक है। अश्विनी जी भैया, मैं आपको समय दूंगा, आराम से अपनी बात रखिएगा। अश्विनी जी आराम से रखिएगा अपनी बात। पहले संजय जी, हाँ पहले भाई संजय। इनका, संदीप जी का आंसर देखिए, ऐसा होता है कि जैसे इन्होंने कहा कि हाथरस की घटना, चाहे वो पीलीभीत की घटना हो या कहीं की भी घटना हो, प्रियंका गांधी तुरंत वहां पहुंच जाती। देखिए ऐसा है कि ये फोटो सेशन वाली घटनाओं के ऊपर आदमी विश्वास नहीं करता। मोदी जी वोटर, जब अरे काटे सर, गए थे तो संदीप बाबू सुन लीजिए, थोड़ा संयम रखिए, थोड़ा संयम रखिए, पानी पीजिए, आराम से सुनिए, फिर चर्चा करेंगे। भाई हाँ, सुन लीजिए सर। देखिए ऐसा होता है कि आप अगर पूरा चुनाव देखेंगे आयुष भाई, पूरा उत्तर प्रदेश के कांग्रेस का, इन्होंने क्या बोला कि मैंने 403 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, और जहां जहां पे विक्टिम थे वहां पे लोगों ने, माताएं बहनों को उन्होंने टिकट दे दिया। भाई देखिए, आप जाके किसी को आज टिकट दे दोगे तो विधायक नहीं बन जाता है, आपको ग्रूमिंग करनी पड़ती है, संगठन लेवल पे सपोर्ट करना पड़ता है, प्लानिंग होती है, एग्जीक्यूशन होता है। देखिए पूरा इनका संगठन जो है, पूरा कांग्रेस में सेंट्रल लेवल की, ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ, टूटा बिखरा हुआ है। और ये 37 साल से सत्ता से बाहर है, तकरीबन 1989 से उत्तर प्रदेश में बाहर है, तो इनका संगठन बिल्कुल बिखरा हुआ है। इनको अभी चुनाव के बारे में बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहिए। अगर इनको चुनाव के बारे में सोचना 24 तो भूल जाइए, इनको 27 की तैयारी आज करनी चाहिए, तब जाके नेक्स्ट लोकसभा में ये कुछ कर सकते हैं। अगर ऐसे अदरवाइज ये कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज इनके पास ना संगठन है, ना प्लानिंग है, ना नेता है, ना चेहरा है। आज आपने देखा होगा 2 दिन से ग्रुप G23 के नेताओं का विरोध आ रहा है। आपने देखा हो कई नेताओं ने बोला कि राहुल गांधी के नेतृत्व में नहीं करना चाहिए। कल ही कपिल हुड्डा सिब्बल ने साहब भी ने बोला। बोल दिया। अब ये घर की बात कर रहे थे कि प्रियंका गांधी का घर लखनऊ में, भैया प्रियंका गांधी का फार्म हाउस तो हिमाचल में भी है, उत्तराखंड में भी है। ये कोई लॉजिक नहीं होता घर होना। आपको अगर राजनीति करनी है, आपने बात की कि प्रियंका गांधी बहुत बार उत्तर प्रदेश में गई, 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए, उसके बाद सोनिया गांधी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी विजिट किया अपने संसदीय क्षेत्र में? नहीं गए हैं। तो देखिए ऐसा होता है, आप लोग ना एक तरह से इसको लेते हैं त्योहार की तरह, चलो भाई चुनाव खेलते हैं, चुनाव का समय आ गया, चलिए चुनाव करने 2-3 महीने इसमें टाइम पास किया जाए। देखिए जब अगर आप जनता के साथ टाइम पास करोगे तो जनता भी आपको टाइम पास करके किनारे कर देगी, जो इस पिछले कई सालों में हुआ है। आपको सीरियस होना पड़ेगा, अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, और 2024 तो सर अब भूल जाइए, मैं लिख के दे रहा, भूल जाइए। आप 2027 की विधानसभा की तैयारी करें कि 10 से 20, 25, 30 सीट कैसे आएंगी उत्तर प्रदेश में, नहीं तो बाकी जगह जहाँ प्रदेश में सीटें हैं वो भी चली जाएगी। पहला घोटाला जो है गड्ढा मुक्त योजना, पीपी किट घोटाला, नौकरियों में घोटाला, जितने उत्तर प्रदेश सर में देखिए घोटाले पे आएंगे तो आपकी पे लिस्ट है, अगर लिस्ट गिनाने लगूंगा संदीप बाबू तो आपके पास लिस्ट का आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपने कितने घोटाले किए 1984 से लेकर के आज तक में कितने घोटाले हुए। बोफर्स घोटाला से जुड़ाना अगर चालू करूंगा ना तो आपके पास आंसर नहीं होगा संदीप बाबू। घोटाले पे नहीं लगता है जाते, जिस चीज पर मुद्दे फोकस पे रहते करना हैं, चाहिए उस पर फोकस होता नहीं है। हाँ, और ये जो सवाल आप लोग उठाते रहते हैं बहुत अच्छा है, आप लोगों को उठाना चाहिए, लेकिन जब तक संगठन, जिसका भी जिक्र किया राणा जी ने, जब तक उन चीजों को आप लोग दुरुस्त नहीं करेंगे तब तक आप कैसे लड़ेंगे? सवाल केवल इस बात का, मुद्दे उठाने से अगर कोई जीत जाता तो तमाम लोग मुद्दे उठाते हैं। आयुष जी जैसे मान लीजिए, मैं छोटा सा एग्जांपल अपना देता हूं, चलिए भूल जाइए प्रियंका गांधी को। जैसे मान लीजिए मैं टीवी पे बैठ लेता हूं, मुझे ट्विटर बहुत अच्छा आता है, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा अच्छा नॉलेज है, मैं सोचूं मैं प्रदेश का नेता बन जाऊं सिर्फ अकेले बैठ के बिना संगठन के, कभी नहीं बन सकता। मैं सिर्फ यहां आकर के अपने विचार रख सकते हैं, 10 लोग सुनेंगे, हो सकता है 20 लोग लाइक करें, 30 लोग लाइक ना करें, लेकिन जब आपको नेता बनना है तो संगठन, लोगों को जोड़ना होगा। लोग तब जुड़ते हैं जब आपके पास मुद्दे होते हैं, जब आपके पास चेहरा होता है, तो संगठन को बनाना बहुत जरूरी है। इस पे अगर आप फोकस करेंगे तो वाकई कांग्रेस एक विपक्ष बन सकती है जो पिछले कई सालों से बिल्कुल खत्म हो चुकी है। 2014 से आपके पास मौका था कि आप अपना एक इमेज चेंज करें, आप अपना संगठन मजबूत करें और अपने मुद्दे लाएं, अपनी स्ट्रेटजी बनाएं और एग्जीक्यूट करें, लेकिन आपने किसी पे भी काम नहीं किया। सिर्फ चुनाव को एक त्योहार की तरफ में आए, चलो त्योहार मना के आते हैं, चुनाव का त्योहार चल रहा, मना लेते हैं, और फिर उसके बाद सब के सब गायब हो गए। उसके बाद कोई भी नहीं अभी दिखेगा आपको उत्तर प्रदेश में। संजय जी देखिए, इस तरह की बातों को अन्यथा भी ले लिया जाता है, जब सही बात बताते हैं तो उस पर भी विरोध होता है कि ये बात कह रहे हैं आप लोग।
अमित जी, एक तो जो अभी बात यहाँ पर विपक्ष की भूमिका के तौर पर यहाँ पर निकली, एक तो अभी देखिए समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे थे कि देखिए अब तो 24 का चुनाव है, इसलिए अखिलेश जी अपनी बड़ी भूमिका को देखते हुए वहां पर हैं, फोकस रहेगा उनका यहाँ पर भी, लेकिन अभी लोकसभा चुनाव के कंटेक्स्ट में। और आत्मावलोकन की बात जब कांग्रेस पर आती है तो फिर वो अभी भी उन इश्यूज के साथ हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि वाकई में आकलन किया है इन लोगों ने, और अगर ऐसा है तो क्या आपको लग रहा है कि कोई बड़ी चुनौती है भी 2024 में भारतीय जनता पार्टी के सामने? अमित जी अनम्यूट कर ले माइक आप। 24 बहुत ही आसानी से भारतीय जनता पार्टी विन करेगी। ये विपक्ष को भी समझ में आ रहा है। आप देखिए, आप तमाम कामों की बात कर रहे हैं, आप तमाम तरीके की चीजों की बात कर रहे हैं, लेकिन आपका एक प्रत्याशी, आपके संगठन का प्रत्याशी अगर ये कहता है कि मेरी सरकार आने दो, अखिलेश भैया से बात हो गई है और हम बताएंगे 6 महीने तक, आपको ऐसे में तुरंत उसका खंडन करना चाहिए था। देखिए, अपनी गलतियों को अगर संदीप जी या समाजवादी पार्टी नहीं स्वीकारेगी तो एक मजबूत विपक्ष देने की स्थिति में नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी को अगर कहीं पे ऐसा लगता है कि उसने गलती की है तो उसे स्वीकारा है। तमाम अच्छाइयों के बावजूद मोदी जी ने किसान बिल वापस लिया, ये देखते हुए कि कहीं ना कहीं इसमें एक जन आक्रोश जो है लोगों के प्रति, या किसानों ने, कुछ नेताओं ने उसको प्रमोट किया, वो बात उन्होंने मान ली और उसको विड्रॉ कर लिया। उसका उनको फायदा भी मिला। और पश्चिम उत्तर प्रदेश जहां बताया जा रहा था कि साहब कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है, समाजवादी बहुत अच्छा कर रही है, आरएलडी बहुत अच्छा कर रही है, वो उसका रिजल्ट आपने अभी सामने देखा है। खाली बात करने से, ये जो अभी संदीप जी बता रहे थे कि साहब इन्होंने बड़ी मेहनत करी, अरे आपके इतने प्रत्याशी स्टेट्स में लड़े और आप ये देखें कि 97% लोगों की जमानत आपकी जब्त हो गई है। आप, मुद्दा ये नहीं है, देखिए हमारी आपसे कोई बैर नहीं है। आप लोग बार बार बोलते हैं कि साहब आप गोदी मीडिया हो गए, आप, या हम जो देख रहे हैं, हम जिनकी मेहनत देख रहे हैं, हम जिनका प्रयास देख रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। आप जो अच्छा करते हैं उसकी भी तारीफ करते हैं। हम चाहते हैं कि आप मजबूत हो, आप एक अच्छे विपक्ष की भूमिका में आए, लेकिन आप इस बात को समझें तो आपने अपने तमाम पुराने नेताओं को हटा रखा है, छोड़ रखा है, नए लोगों को ला रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनके अनुभव का फायदा लीजिए। और जब आपसे कोई इस तरीके की बात करेगा तो आप बताएंगे कि बीजेपी में जो है अडवाणी जी को भी साइडलाइन कर दिया गया। अरे 90 साल और अडवाणी जी का अनुभव, आप अपने शीर्ष नेताओं का अनुभव लीजिए और अपने नए तरीके से आप काम करिए। प्रियंका जी की मेहनत को देखिए, कोई भी, जितनी भी उन्होंने मेहनत करी लोगों ने अप्रिशिएट किया, लेकिन इस तरीके से आप अगर किसी बात को रखेंगे और बायस होकर के कोई बात करेंगे तो उसका आपको फायदा नहीं होगा, आपको नुकसान होगा। देखिए, आज के डेट में टीवी और अन्य माध्यमों से आप प्रचार करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको जमीनी हकीकत संगठन पे सच में अपने काम करना होगा। आपका संगठन गांव-गांव जिस दिन हो जाएगा, आपने बहुत अच्छा किया कि इस बार आपने किसी के साथ समझौता नहीं किया। एक संभावना बनती है कि आपका संगठन खड़ा हो जाए। अगर आपने अब संगठन पे काम किया तो ये बात सच है कि आने वाले समय में आप कुछ स्थिति में दिखेंगे। अभी आपके पास संगठन का अभाव है। विपक्ष की जहां तक भूमिका है, समाजवादी पार्टी को अपनी इस विकासवादी छवि के साथ जो अपराध की छवि है, एक ऐसी पार्टी की छवि है कि जो आते ही मतलब दबंगई करती है, उस छवि से बाहर आना होगा। जब तक आप विकास के साथ साथ एक स्वच्छ प्रशासन देने की बात नहीं करेंगे, तब तक ये स्थिति कभी भी सामान्य होने वाली नहीं है। अब सब लोग इस बात को समझते हैं कि आप जैसे ही कोई भी वक्तव्य आपके किसी भी नेता का आएगा, देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी में एक लीडर ने कभी दिल्ली में कोई एक वक्तव्य दिया था, मोदी जी ने उसका खंडन किया। भाई, शीर्ष नेतृत्व को ये बात देखनी होगी कि हमारा नेता किस समय क्या भाषण कर रहा है या किस तरीके के वक्तव्य दे रहा है, उससे पार्टी की छवि को नुकसान हो रहा है। आप आज के डेट में किसी भी प्रकार का कहीं भी रिएक्शन देंगे, वो बात सोशल मीडिया के माध्यम से घर घर पहुंच जाएगी। हो सकता है अमित जी एक सवाल आपसे मेरा ये है, भारतीय जनता पार्टी के लिए आपको लग रहा है कोई चुनौती है क्या? और अभी आपको लग रहा है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 24 के लिहाज से भी, अगर आपने कहा शुरुआत में कि कुछ प्रेशर तो रहेगा इन लोगों के ऊपर, तो वो चुनौती आपको एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते अभी क्या नजर आती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं चुनौती इसलिए नहीं मानता हूं कि एक तो नेतृत्व का उनके पास बिल्कुल क्लियर कट है कि मोदी जी एकदम अनडिस्प्यूटेड लीडर है। उनकी लीडरशिप में किसी को अविश्वास नहीं है। देश उनको सम्मान करता है, देश उनको एक अच्छे लीडर के रूप में देखता है। विपक्ष आज की डेट में अभी एक लीडर तय करेगा। जैसे अभी समाजवादी पार्टी मित्र बता रहे थे कि हम अखिलेश जी सबको जोड़ेंगे, अब तमाम उसमें इस तरीके के लोग जुड़ेंगे।
अलग अलग क्षेत्र से जिनकी एक पार्टी होगी या एक सीट के वो हकदार होंगे, वो भी कहेंगे कि साहब हम भी जा रहे हैं, देश को बचाने जा रहे हैं। ये जनता देख रही है। आपको ऐसे नहीं हो सकता है आज के इस युग में कि आप आज निकलें और आज अपना सारी चीजें आप अचीव कर लें। इसके लिए एक बड़ी तैयारी करने की जरूरत होती है। भारतीय जनता पार्टी, देखिए आज ही के कल ही उनका एक स्टेटमेंट आ गया कि उनकी अन्य योजना वो कंटिन्यू करेगी 24 तक। बहुत बढ़िया है, गरीबों को अन्न मिलेगा। लॉ एंड ऑर्डर में किसी को कोई संशय नहीं है। मैंने एक और बात कही कि सबसे बड़ी बात जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जिसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पिछड़ गई है। उत्तर प्रदेश के मामले में जिस तरीके का औद्योगिक विकास होना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी उसमें उसकी चूक हुई है। और उसके पीछे हो सकता हो कोरोना काल भी एक वजह हो, इसलिए जो उन्होंने सबमिट किया था हम लोगों ने उसको कहीं भी जमीन पे उतरते नहीं देखा। कोई बड़ी इंडस्ट्री हमारे जो है इस 2 साल में 3 सालों में नहीं लग पाई है। उसके पीछे हो सकता हो कोरोना काल रहा हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे सरकार फोकस्ड होगी और उससे जुड़े हुए रोजगार सृजन कर करके प्रदेश में बेरोजगारी को कुछ कम करेगी। ठीक है, राणा जी कुछ इसकी कहना वजह चाह रहे से हैं। ठीक है अमित जी, हाँ एक सेकंड राणा जी। अमित जी की बात को थोड़ा सा मैं आगे ले जाता हूँ कि अमित जी ने काफ़ी अच्छी बातें रखी हैं। देखिए ऐसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात हो रही, थोड़ी 2-3 मुद्दे पॉइंट्स जो मेरे पास जो मेरी नॉलेज है मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए नोएडा के आसपास क्षेत्र में इन्फोसिस, गूगल और TCS बड़े स्केल पे आ रही है। तकरीबन इससे मेरे अंदाजे से 30 से 35 हज़ार लोगों का डायरेक्ट रोजगार संभव हो जाएगा। और इनडायरेक्ट की तो मैं बात ही नहीं करता हूँ, इनडायरेक्ट तो हो सकता है 5-6 लाख हो जाए, तो ये हो सकता है। सेकंड थिंग, आपने अमित जी ने बहुत अच्छी बात बोली है, आप कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी स्टेटमेंट देते हो, इमीडिएटली सबके पास पहुंच जाता है। और अखिलेश यादव जी से हमें पर्सनली बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि एक तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो, और एक विदेश से भी पढ़े हैं। तो 2017 से 22 के बीच उनके पास एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, जो अपनी इमेज बिल्डिंग, जैसे एक गुंडा पार्टी से बाहर आ सकते थे और उस सब समाज को लेकर के चल सके थे। लेकिन उन्होंने फिर एक गलती कल कर दी है। देखिए जब बड़े बनते हैं तो आपको आपके 4-5, देखिए 2 हाथ है, 2 कान है, 2 आंख है, उसी तरह आपके हर धर्म जाति सब आपकी है। कोई यादव मुसलमान नहीं होता, आपका ठाकुर भी आपका होगा, ब्राह्मण भी, सब लोग सब आपके हैं। तो उन्होंने एक कश्मीर फाइल पे एक स्टेटमेंट दे दिया। तो ये मैं इस पर क्यों नहीं बन रहा था कि आप जब बड़े नेता हो जाते हो आपको कुछ चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और कुछ चीज़ों में सोच समझ के बोलना चाहिए कि किसी के सेंटीमेंट्स को हर्ट ना करे, बिकॉज ये सेंटीमेंट का भी गेम होता है। लीडर को उन सबका सम्मान करना चाहिए। तो ये चीज़ें थोड़ी हमें कहीं लगती है आजकल, पता नहीं क्यों अखिलेश यादव जी कुछ इमेच्योर कमेंट दे देते जो उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए अच्छा नहीं रहता है। चलिए आप लोग की इसी रिमार्क के साथ मुझे चर्चा यहीं समाप्त करनी पड़ेगी, मेरे पास समय नहीं। आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, लेकिन देखना यह है कि इसको पक्ष और विपक्ष किस तरह से लेते हैं। आज सवाल तो बनता है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही।